बच्चों अपना बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स चल रहा था, राइट? सब लोग प्लीज़ ध्यान देना। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी? बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स चल रहा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक 3rd नंबर का क्वेश्चन बता दिया था, राइट? है ना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताए थे। आ जाओ यार मुन्ना, आज हम लोग हमारी जर्नी थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे, बट उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ बेसिक भी बताया था ना आपको, राइट? ये सारी चीज़ें बताई थी, राइट? हमारा एक क्वेश्चन हुआ था जर्नल एंट्री पास करने का। उसके बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बार अकाउंट्स का बेसिक बताया था, राइट? स्टार्टिंग से, है ना? और उसके अंदर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी? अकाउंटिंग का मतलब देखा था आसान भाषा में। बेसिकली बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उन ट्रांजेक्शन्स को हमें क्या करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना है मुन्ना? रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्डिंग करना क्यों है? ताकि, अच्छा कोई बताएगा तो रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग क्यों करते हैं? फटाफट से बेटा, एनीबॉडी, अकाउंटिंग क्यों करते हैं? हाँ बरोबर है, क्यों करते हैं अकाउंटिंग? वाई? मतलब सिस्टमेटिकली आपको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके रखना ज़रूरी है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। क्योंकि हम लोग सारे ट्रांजेक्शन, ध्यान देना बेटा सब लोग, जो कि हम लोग सारे ट्रांजेक्शन मेमोराइज नहीं कर सकते, याद करके नहीं रख सकते, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करके रखते हैं। उसके बाद और बताओ बेटा, हाँ बोलो बोलो बोलो, धंधे में प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, कोई बाबा थोड़ी बताएगा आके। सो टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, टू नो द इनकम और एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, टू नो द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये लिखना मत बेटा आपने, बरोबर है? ये लिखवा के दिया है मैंने। आपने बुक कंप्लीट किया? सभी ने बुक कंप्लीट कर लिया? उसमें सब लिखा हुआ है ना, टू नो द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की औकात जानने के लिए, बिजनेस में कितनी संपत्ति, कितनी एसेट्स है, राइट? किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, ये सब चीजें जानना है। टू नो द अमाउंट रिसीवेबल। अमाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? किससे कितना लेना है, आना बाकी, रिसीवेबल लेना बाकी। टू नो द अमाउंट पेएबल, किसको कितना देना है। फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर टैक्स कैलकुलेशन। टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? कैलकुलेट करना है ना, पता लगाना, ढूंढना, कैलकुलेट करना। टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट पे। और प्रॉफिट कहां से पता चलेगा? बोलो बेटा, प्रॉफिट कहां से पता चलेगा? बोलो ना, बुक्स ऑफ अकाउंट से। जब तक आप अकाउंटिंग नहीं करोगे तब तक आपको आपके बिजनेस का प्रॉफिट पता चलेगा क्या? नो। इसीलिए टू नो, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, टू नो द इनकम, टू नो द एक्सपेंस, टू नो द अमाउंट रिसीवेबल, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। ऐसे सैकड़ों सवाल है जिसके जवाब मुझे कहां से मिलने वाले? जिसके जवाब मुझे मिलेंगे अकाउंटिंग से, राइट? जिसके जवाब मुझे कहां से मिलेंगे? अकाउंटिंग से। ये बात समझ में आ रही सभी को? इसीलिए मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, जो है ना वाई, नीड और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इसका जवाब मिला बेटा सभी को? ये बात समझ में आई? सो नीड ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ये बात क्लियर है? पक्की बात? मतलब कोई हॉबी है क्या मेरी कि मैं ऐसी अकाउंटिंग कर रहा हूँ? नो, वजह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वजह है। उसके बाद मुन्ना प्लीज़ ध्यान देना, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक टर्म्स आप लोगों को बता दिया था। सब लोग साथ में है क्या? ये बेसिक टर्म्स मेरे ख्याल से सभी ने देखी है। जैसे कि फटाफट से बताओ, कैपिटल यानी क्या? हाँ बोलिए बंग साहब, कैपिटल यानी? वेरी गुड। ओनर का जो धंधे में इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। हाँ बोलो बेटा, डेटर यानी क्या रहेगा? बोलो आप। हमें अगर किसी पार्टी या पर्सन से पैसे लेने हैं तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? डेटर्स। वेरी गुड। पार्टी और पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल, उसको क्या बोलेंगे? डेटर। पार्टी और पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। एक्सपेंसेस आर द ऑपरेटिंग पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस, और वी कैन से एक्सपेंसेस आर द ऑपरेटिंग पेमेंट्स। इससे फायदा क्या होने वाला है या क्यों कर रहे हैं? फॉर द स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस।
बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट के लिए या बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशंस के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंसेस पे ऑफ करता हूँ, पेमेंट करता हूँ, जिसका मुझे तुरंत फायदा भी मिल जाता है। अच्छा, फायदा तुरंत मिल रहा है, फायदा इमीडिएटली मिल रहा है, एक्सपेंस, ध्यान से सुनना, फायदा इमीडिएटली मिल रहा है, क्या है, एक्सपेंस। फायदा फ्यूचर में भी मिल रहा है, असेट। फायदा कभी नहीं मिल रहा है, लॉस। ओहो हो, देखो बातों बातों में आपको क्या चीज पता चली, एसेट, एक्सपेंस, लॉस। एसेट, एक्सपेंस और लॉस, तीनों में अंतर समझना। एसेट का मतलब क्या, ऐसे रिसोर्सेस जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी मिलेगा। जैसे मैंने फर्नीचर के लिए 10,000 दिए, इस फर्नीचर का बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी मिलेगा, तो जा फर्नीचर तू असेट है, बरोबर ना। मैंने सैलरी के लिए 10,000 दिए, जनवरी मंथ की, जैन मंथ की सैलरी के लिए 10,000 दिए। अब तुम बताओ, मैंने एम्प्लॉय को जो जैन मंथ की सैलरी के लिए 10,000 दिए, क्या उसी 10,000 में वो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी काम करेगा या सिर्फ जैन में? मतलब बेनिफिट कैसा है, इमीडिएट। जैन मंथ की सैलरी दी, जनवरी मंथ में ही काम करेगा। फेब मंथ की सैलरी दी, सिर्फ फेब में काम करेगा। बट जैन मंथ में मैंने फर्नीचर के लिए 10,000 दिए, तो क्या फर्नीचर ऐसा बोलेगा क्या मैं सिर्फ जैन मंथ में ही रहूंगा, फेब में चला जाऊंगा? नो, फर्नीचर के लिए एक बार पेमेंट कर दिया, इसका बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलेगा। खेल खत्म, बेनिफिट फ्यूचर में भी, फ्यूचर बेनिफिट, इमीडिएट बेनिफिट। और यहां पे लॉस में नो बेनिफिट। समझ में आ रही है? जैसे कैशियर कैश चोरी करके भाग गया, लॉस ड्यू टू थेफ्ट। तीनों केस में बिजनेस से 10,000 जा रहे, तीनों केस में कैश कम हो रही है। एक बार जो कैश कम हुआ उससे क्या पैदा हुआ, असेट। एक बार जो कैश कम हुआ उससे क्या हुआ, एक्सपेंस। एक बार जो कैश कम हुआ उससे क्या हुआ, लॉस। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? तीनों केस में दूसरा पहलू कांस्टेंट है। पहले वाले केस में क्या क्रेडिट हो रहा है, कैश। दूसरे वाले केस में भी क्या क्रेडिट हो रहा है, तीसरे वाले केस में भी क्या क्रेडिट हो रहा है, कैश। पहले वाले केस में क्या आया, फर्नीचर। फर्नीचर आया तो फर्नीचर को क्या करूंगा गाइस, फर्नीचर आया बिजनेस में, फर्नीचर को क्या करेंगे, डेबिट। यस और नो? दूसरे केस में क्या दिया, सैलरी, तो डेबिट किसको होगा, वेरी गुड। और तीसरे केस में डेबिट क्या होगा, लॉस। लॉस ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड। तीनों केस में क्रेडिट क्या हुआ, कैश। लेकिन एक केस में डेबिट असेट हुआ, एक केस में एक्सपेंस सैलरी हुआ, एक केस में लॉस डेबिट हुआ। समझ में आए क्या बात सभी को? थोड़ा बहुत अकाउंटिंग के पहलुओं को समझ पा रहे हो आप लोग? सो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है ना बॉस इस दुनिया में, तो हम लोग इफेक्ट कितने देते हैं उसके, हम लोग इफेक्ट देते हैं उसके 2। हम लोग कितने इफेक्ट देते हैं, 2। ये बात समझ में आ रही? पक्की बात? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? डन। रूल हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, ये बात समझ में आ रही है? लास्ट लेक्चर में रूल देखा था, क्या था बेटा रूल? दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, अगर वो बढ़ता है तो डेबिट करो, अगर वो कम होता है तो। दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो बढ़ता है तो, कम हुआ तो। ये बात समझ में आई? डन। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? आज बेसिक के हम लोग कुछ और पहलू देखेंगे, फिर काफ़ी सारी चीज़ें आपसे मैं रिकॉर्ड भी करवाऊँगा, एंट्रीज पास करवाऊँगा। सब लोग प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना बेटा। जैसे आपने कुछ बेसिक टर्म्स देखी, अब मैं आज से आप लोगों को कुछ और हायर लेवल की टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज इन अकाउंटिंग, वो जो होती है ना, वो बताने जा रहा हूँ। सभी के पास फेयर बुक है? चलो लिखना शुरू करो। हेडिंग दो ऐसा,
important terms. क्या क्या आपके पास लिखा है बेटा? बेसिक टर्म्स कौन कौन सी लिखी बता देना एक बार ज़रा. एसेट, ड्राइंग, एसेट कैपिटल, एसेट एसेट ड्राइंग कैपिटल, एक्सपेंस लॉसेस, और इसके पहले इसके पहले इसके पहले इसके पहले वो वाई नीड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. ओके. बेसिक टर्म्स में क्या क्या लिखा? ये लिखा था. बेसिक टर्म्स में एसेट ओके. कितने जरा पढ़ना बेसिक टर्म्स एक बार सारी. सारे बच्चे, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डेड जीडीपीडी कैसे भी देख रहे हैं, सभी ने देखना है बेटा. यस. हाँ, बोलो बेटा. बस इतना ही था. ऐसे ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, और 10 ही था. ओके.
बस इतनी 10 टर्म्स ही लिखा था ना हमने, कोई दिक्कत, आ जाओ। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान देना अच्छे से। लिखो, सबसे पहली टर्म थोड़ा अलग तरीके से लिखो क्या, इनोवेटिव तरीके से। पहले एक बार देख लो, अभी लिखना मत, आपको जगह का अंदाज आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंस, पहले एक बार देख लो, जगह है ना बराबर? जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं उनको दिख रहा है ना? हाँ बोल बेटा। इनकम और वो सब तो उसमें आएगा, इनकम आउटस्टैंडिंग, परचेस इनकम हाँ हाँ, इसमें आएगा, आउटस्टैंडिंग परचेस वगैरह। हाँ, कैपिटल एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ध्यान देना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। भाई साहब कितने टाइप के एक्सपेंस है देख लो। अभी तक आपने एक ही देखा था ना, क्या देखा था आपने? सिर्फ अभी तक एक्सपेंस। अब हम लोगों की लेवल थोड़ी सी एक 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 नॉच हम लोग ऊपर जाएंगे धीरे धीरे, इस सब्जेक्ट की गहराई तक जाएंगे, जो आपके सिलेबस में नहीं है उससे भी आगे जाएंगे, यस और नो, ताकि आपको कहीं पे भी अकाउंटिंग सब्जेक्ट आया तो आपकी नाक हमेशा ऊंची रहेगी। ये सब है आपके सिलेबस में वैसे, राइट? ध्यान देना। सो मैं अगर बात करूं एक्सपेंस की, तो देखो कितने टाइप के एक्सपेंस हैं। ये सुनो, ये सब क्या है? वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। इसमें से एक आपको पता है कौन सा वाला? रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस प्यार से जनरली, बिल्कुल सही है, जनरली कॉल्ड एज एक्सपेंस। अरे बाबा, एक्सपेंस का ही पूरा नाम क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस। हरीश मथारिया, बात है कि एक्सपेंस का ही पूरा नाम क्या है? अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन। सब लोग प्लीज ध्यान देना, बहुत प्यारी और काम की टर्म चल रही है। यस हाय बेटा दिया, अभी तक कहाँ थी? ध्यान देना आप अच्छे से, लेक्चर मिस मत करो, है ना? आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना। सो आपने जो आज तक एक्सपेंस पढ़ा था ना, बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो भी आप पेमेंट करते हो, बरोबर है, जिसका आपको इमीडिएट बेनिफिट मिल जाता है, आप लोग उसको क्या बोलते थे? एक्सपेंस। जैसे सैलरी दे रहा हूँ, प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूँ, वेजेस दे रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ, इंटरेस्ट दे रहा हूँ, ये सब क्या है? खर्च है। बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए एक ओनर जो पेमेंट करता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, एम्प्लॉय की पगार, वेजेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन बिल, ये सब क्या है? खर्च है। इनसे हमें क्या होता है? बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने में मदद मिलती है। धंधा मैं अकेला भी कर सकता था, स्टाफ की क्या जरूरत थी? स्मूथ ऑपरेशंस के लिए। पढ़ा मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे भी सकता था, लाख रुपए के टीवी की जरूरत क्या थी? समझ में आया क्या? फॉर स्मूथ ऑपरेशन। पढ़ा वैसे भी सकता था, ये सब फर्नीचर टेबल की जरूरत क्या थी? स्मूथ ऑपरेशन। आप नीचे भी बैठ सकते थे, डेस्क बेंच की जरूरत क्या थी? स्मूथ ऑपरेशन। समझ में आया क्या? तो डेस्क बेंच खर्चा नहीं है, भले ही असेट है, बट इनका डिप्रिसिएशन, इसको यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होगी ना, यस और नो? घिसाई, डिप्रिसिएशन, खर्चा है वो।
आगे आने वाला है, डोंट वरी, डिप्रिसिएशन आइटम, हाँ एक सेपरेट टॉपिक है इस पे पूरा। तो बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशंस के लिए हम लोग जो खर्चे करते हैं उसी को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। सर रेवेन्यू एक्सपेंस क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि उन खर्चों से रेवेन्यू जनरेट करने में मदद मिलती है। ऐसे पेमेंट या ऐसे आउटफ्लो या ऐसे एक्सपेंसेस जो हम लोग इनकर करते हैं फॉर रेवेन्यू जनरेशन। चलो वन बाय वन, सामने जितने भी बच्चे बैठे हैं लाइव स्ट्रीमिंग वाले और फेस टू फेस, मुझे जवाब दो, ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो आपको मदद करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, मैंने जो अभी बताया उसके अलावा? वेरी गुड, एडवर्टीजमेंट। और हाँ, टीवी खर्चा नहीं है, एसेट है। टीवी का डिप्रिसिएशन, टीवी की घिसाई, टीवी यूज कर करके उसकी जो वैल्यू कम हो रही है ना, उस वजह से जो खर्चा हो रहा है। 1 लाख रुपए की टीवी है, समझ लो 50,000 की टीवी है, 5 साल इसकी यूजफुल लाइफ है, 1 साल यूज कर लिया, बोलो कितना खर्चा कर दिया इसमें से? 10,000। और 1 साल यूज कर लिया और 10, ये सुनो। हाँ तो और बताओ, सैलरी पे करना, एडवर्टीजमेंट, टीवी की घिसाई, डिप्रिसिएशन, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन, और बताओ और बोलो। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, दर दर भटकते हैं ना, एम्प्लॉय जाते हैं डोर टू डोर सेल करने की कोशिश करते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और बोलो। रेवेन्यू एक्सपेंस, कस्टमर को डिस्काउंट देना, खर्चा ही है हमारे लिए। अरे बाबा तो क्या हुआ, आउटफ्लो नहीं जा रहा है, मनी इज वर्थ में तो जा रहा है, तो क्या हुआ, पैसों में नहीं गया। 100 रुपए की चीज में 90 में दे रहा हूं, उससे 90 लिया, पर माल कितने का दिया? 100 का, डिस्काउंट दिया ना बॉस, खर्चा ही है मेरा रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। हाँ बोल, क्या बोला? पोस्टेज, टेलीग्राम, और बताओ। बल्क एसएमएस, मार्केटिंग, सेलिब्रिटी को पैसा दे रहे, सब क्या है? रेवेन्यू बढ़ाने के लिए खर्चे कर रहे हैं, सब रेवेन्यू एक्सपेंस है। इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस। सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, है ना, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंस है। सो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम लोग जो भी पेमेंट करते हैं जिसका हमें इमीडिएट बेनिफिट मिल जाता है, यस और नो, सब रेवेन्यू। पेपर में ऐड डाल रहे हैं, पेपर न्यूज़पेपर में, रेवेन्यू एक्सपेंस, यस और नो। समझ में बात सभी को? अपने यहाँ पे कोई कस्टमर आता है उसको चाय पानी पिलाओ, रेवेन्यू एक्सपेंस। चाय पानी पिला रहे तो खर्चा हो ही रहा है ना, रेवेन्यू एक्सपेंस। समझ में आए? सो आगे जाके जब भी आप कोई बिजनेस करोगे, कोई धंधा करोगे, तो अब आपको समझ में आए रेवेन्यू एक्सपेंस कितने सारे हो सकते हैं। छोटे छोटे 2-2, 5-5 रुपए के एक्सपेंस पर महीने की टोटल देखोगे तो 8-8, 10-10 हज़ार हो जाती। हर दिन में 50-100 रुपए करते करते महीने के 7-8 हज़ार रुपये हो जाते, यस और नो। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है जो आपको रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करते हैं। सो ध्यान से देखना, जनरली कॉल्ड एज एक्सपेंस। हैविंग, वेरी गुड बेटा। स्कूल फीस, ये रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं बोलेंगे। ओनर के बच्चे की स्कूल फीस, ये ड्राइंग हो गया। ओनर के बच्चे की स्कूल फी क्या हो गया? ड्राइंग हो गया, ड्राइंग। ये रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं। इससे बिजनेस के रेवेन्यू में क्या फर्क पड़ रहा है? ये सर नो। हैविंग, हाँ, स्कूल अपने एम्प्लॉय को जो पगार दे रही है वो रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि उससे स्कूल स्मूथली ऑपरेट हो रही है, रेवेन्यू जनरेट करने में मदद मिल रही है। ऐसा कोई पेमेंट जिससे रेवेन्यू जनरेट करने में कोई मदद नहीं मिल रही, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? लॉस। हाँ बोल बेटा। सर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस बेसिकली ऐसे हो गया, एक्सपेंसेस मेड टू फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। बराबर, इसलिए तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, देखो, रेवेन्यू एक्सपेंस को जनरली कॉल्ड एज एन एक्सपेंस। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा पढ़ो? हैविंग इमीडिएट बेनिफिट। बेनिफिट अगर फ्यूचर में भी मिलता तो एक्सपेंस होता क्या? बेनिफिट फ्यूचर में भी अगर मिल जाता तो ये एसेट होता बॉस। ये बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद और आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखना। ट्रीटमेंट, ये पॉइंट बस लिख करके रख लेना, अभी तक आपको पता नहीं है ना, क्योंकि हमने अभी तक वो चीज देखी नहीं, बस ऐसे लिख लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सर अब ये क्या चीज़ है? पीएनएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं। ये फाइनल अकाउंट के कंपोनेंट है।
साल के आखिरी में, साल भर अकाउंटिंग करने के बाद साल के आखिरी में हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। साल भर जो हमने धंधा किया उसमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, कहाँ से समझेगा? ट्रेडिंग और P&L अकाउंट से। साल के आखिरी में मेरे बिजनेस की औकात क्या है, कहाँ से समझेगा? बैलेंस शीट से। तो ये फाइनल अकाउंट के कंपोनेंट है। अभी तक हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा क्या? नो। तो इसलिए मैंने आपको अभी एक शब्द यूज़ किया कि बस ये लिख करके रख लेना, P&L अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद आगे लिखो एग्जाम्पल्स, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, वेजेस, पोस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। हाँ, रेंट दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ। डन। उसके बाद आगे, पहले एक बार सिर्फ ध्यान दे दो, लिखने का समय देता हूँ। मुन्ना प्लीज ध्यान देना सब लोग। कैपिटल एक्सपेंडिचर अब क्या चीज होता है, ध्यान से सुनना। बोल बेटा। Expense made to purchase more assets so that they benefit us in future. बिल्कुल सही जवाब, बट इसको हम लोग थोड़ा सा और कंप्लीट करते हैं। ध्यान से सुनना सब लोग। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये वो पेमेंट्स है जिसकी वजह से बिजनेस में असेट पैदा हो रही है। जैसे क्या, मैं अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं, यस बिल्कुल सही जवाब, फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कार खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। टीवी खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लैंड खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग खरीदा, ये ऑफिस खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एसी लगवाया है, नहीं अभी लगाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फैन लगवाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉल सीलिंग करवाई, इंटीरियर करवाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से बिजनेस में एसेट पैदा होती है, या एग्जिस्टिंग एसेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी या परफॉर्मेंस बढ़ता है। क्या बोला मैंने? एग्जिस्टिंग एसेट का कैपेसिटी, कैपेबिलिटी या परफॉर्मेंस बढ़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लाइफ टाइम, अभी जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखना मुन्ना। जैसे मान लो मैंने लंदन से, कहाँ से? लंदन से एक मशीन परचेस किया। वो मशीन परचेस किया 1 जनवरी 2024 को, और वो मशीन इंडिया में आते आते समय लग गया 1 महीने का। 1 फरवरी को मशीन इंडिया में आ गई, और 1 फरवरी को ही वो मशीन मैंने रेडी फॉर यूज़ कर दिया। रेडी फॉर यूज़ मतलब इंस्टॉल कर दिया, यानी असेट खरीदा 1 जनवरी को, और वो असेट रेडी फॉर यूज़ कब हुआ? रेडी फॉर यूज़। एक्चुअल यूज़ नहीं बोल रहा हूं मैं, रेडी फॉर यूज़। बस अब बटन दबा दिया और चालू। जैसे आपने आटा चक्की, फ्लोर मिल खरीदा, फ्लोर मिल खरीदते वो रेडी फॉर यूज़ रहती है क्या? नो। फ्लोर मिल खरीदने के बाद उसको टेम्पो में डाल के उठा के लाओ, उसके लिए सीमेंट का नीचे ढांचा बनाओ, नट बोल्ट से उसको स्क्रू टाइट करके इंस्टॉल करो, इंजीनियर को बुलवाना पड़ता है प्रॉपर सब इंस्टॉल करने के लिए, उसके बाद वो रेडी फॉर यूज़ होता है ना। खरीदते ही थोड़ी रेडी फॉर यूज़ होता है। समझ में आया क्या? पहले फ्लोर मिल खरीदो, खरीदने के बाद उसे इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करना पड़ता है ना। जैसे मैंने टीवी खरीद लिया तो डायरेक्टली रेडी फॉर यूज़ है क्या? नो, टीवी इंस्टॉल करना पड़ता है। ये टीवी के पीछे स्टैंड लगाया हुआ है, हेवी एकदम लोहे का, तभी तो ये टीवी इतनी आसानी से यहाँ पे लगी है। कहाँ है? नहीं तो इस टीवी को देखो कितनी आसानी से मूव भी हो सकती है। ऊपर से कोई रॉड है क्या? नो, पीछे स्टैंड है। वो स्टैंड ला करके इंस्टॉल किया, टीवी को नट बोल्ट से पूरा कस के प्रॉपरली, उसको बोलते हैं इंस्टॉल करना। सो जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो तो कुछ कुछ एसेट ऐसी होती है जिनको रेडी फॉर यूज करने के लिए थोड़ा समय लगता है, कुछ और खर्चा भी लगता है। सो एसेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस आप इनकर कर रहे हो वो सारे के सारे गाइस क्या रहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वन मोर टाइम, एसेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक के जो भी आप एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हो सारे क्या रहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अरे यस और नो, ये बात समझ में आई सभी को? सुनना, ध्यान से सुनना। सो 1 जनवरी 2024 को एसेट खरीदा, इंडियन करेंसी में इसका प्राइस था 10 लाख रुपए। उसके बाद लंदन से वो मशीन चल के थोड़ी आएगी, 7 समुंदर पार लेके आना पड़ा उस मशीन को,
फिर उसके लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस लग गया, ये लग गया समझ लो 2 लाख रुपए। उसके बाद इंडिया में लेके आए तो उसके लिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस हमने पे किया, ये आपको समझाने के लिए लग गए 5 लाख रुपए। इंपोर्ट ड्यूटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इतना आसान नहीं है फॉरेन से कोई मशीन लेके आना। उसके बाद वो मुंबई आ गई, मुंबई से यहाँ पे फिर से पुणे तक लाने के लिए फिर से ट्रांसपोर्ट चार्जेस 1 लाख रुपए। मशीन आने के बाद इंजीनियर को बुलवाया, उसको इंस्टॉलेशन के लिए पैसा दिया, उसको इंस्टॉलेशन का पैसा दिया, इंस्टॉल करने के लिए पैसा दिया, उसने लिया 1 लाख रुपए। सो बताओ असेट रेडी फॉर यूज होने तक टोटल कितना खर्चा लगा? 10 और 2 12 और 5 17 और 2 19, 10 2 12, 12 5 17, 118 and 19 lakh. So necessary expenses incurred from the date of purchase of asset till the date asset get ready for its intended use. Asset ready for its intended use तक टोटल कितना खर्चा इनकर किया? हाँ 19 लाख। बस वो 19 लाख ही आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या बोला मैंने यहाँ पे? all necessary expenses incurred to make that asset ready for its, जो हमारा इंटेंशन था, इंटेंडेड यूज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बात समझ में आई क्या सभी को? सो असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद असेट रेडी फॉर यूज हो गया, यहां से असेट का लाइफ शुरू हो गया, यहां से असेट का लाइफ शुरू हो गया, लाइफ ऑफ द असेट। असेट के लाइफ में भी तो कुछ एक्सपेंसेस इनकर करेंगे ना हम लोग, यस और नो? बोलो जैसे कि वेरी गुड, सर्विसिंग, एनुअल मेंटेनेंस, रिपेयर्स, यस और नो? ग्रीसिंग, ऑयलिंग, क्या क्या करते रहते तो कुछ पार्ट चेंज करने पड़ते हैं, चेंज इन पार्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, और बताओ। हाँ लो वन बाय वन। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट भी हमने कुछ खर्चे किए, जैसे कि रिपेयर्स, मेंटेनेंस, सर्विसिंग, पार्ट रिप्लेस्ड और रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, ठीक है, और चलो ठीक है, समझ में आ रहा है इन पर, एक्सेट्रा। हाँ बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल, वो भी आ जाएगा। हाँ अपग्रेड, वेरी गुड। एक बच्चे ने बड़ा प्यारा वर्ड बोला है, मॉडिफिकेशन। ये भी तो एक खर्चा है ना, असेट को मॉडिफाई भी तो करते हैं ना, अपग्रेड करना, मॉडिफाई करना, अपग्रेड करना। अरे बाबा मेरे पास एक एक्टिवा थी, मैं बॉम्बे डीसी दिलीप छाबरिया डीसी डिजाइन के पास गया, उसको बोला इस एक्टिवा का हायाबुसा बना दे। उसने बोला मॉडिफाई करना है इसको, मैं हाँ, बोले लाख रुपए लगेंगे। तो वो भी तो मैंने खर्चा ही किया ना असेट पे, मॉडिफाई करने का। मेरे पास एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी, मैंने उसको ऑटोमेटिक मशीन में कन्वर्ट कर दिया, मॉडिफिकेशन। मेरे पास एक बाइक थी, उसमें सेल्फ स्टार्ट का बटन ही नहीं था, अब लगवाया, मॉडिफिकेशन। यस और नो? मेरे बाइक में सेल्फ स्टार्ट का बटन ऑलरेडी था, खराब हो गया, रिप्लेस करवाया, हार्ड रिप्लेसमेंट। यस और नो? सो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट भी खर्चे होते कि नहीं होते, मानते हो ना? सो ध्यान देना सब लोग,
जब भी हम लोग असेट खरीदते हैं तो खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस आंख बंद करके क्या रहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट जब भी आप कोई एक्सपेंस इनकर करते हो तो यहाँ पे हम लोग इन एक्सपेंसेस को एक सवाल पूछेंगे, हे असेट बता क्या इस एक्सपेंसेस की वजह से वेदर योर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस, इन चारों में से कोई एक चीज भी इंक्रीज हुआ है क्या, इम्प्रूव हुआ है क्या? अगर इसका जवाब आया यस तो क्या बोलेंगे, और इसका जवाब आया नो तो क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस। यस और नो? कुछ बात समझ में आई क्या? अब ध्यान देना अच्छे से सब लोग, मैं आपको सवाल पूछता हूँ फटाफट से, राइट? सब लोग जवाब देना। चलो बेटा, मैंने एक बाइक परचेस किया, बाइक खरीदा मैंने 1 जनवरी 2024 को, सबने जवाब देना है, ठीक है? इसका डिस्कशन हमारा पेंडिंग है, काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन इसका ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है? ध्यान देना अच्छे से। सो मैंने बाइक परचेस किया 1 जनवरी 2024 को, बाइक का आरसी बुक आया, इंश्योरेंस निकलवाया, आरटीओ का नंबर आ गया, है ना? ये सब करते करते लग गया 1 महीना। 1 फेब को बाइक मेरे पास आ गई नंबर लगा करके। इस 1 महीने के दौरान जो भी खर्चे लगे वो कौन से खर्चे हैं? वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तुम बताओ, बगैर नंबर प्लेट के बाइक रेडी फॉर यूज है क्या? बगैर आरटीओ के चार्जेस दिए बाइक रेडी फॉर यूज है क्या? सो रेडी फॉर यूज तक ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस विल बी आंख बंद करके क्या रहेंगे, कैपिटल। और कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट की वैल्यू में क्या क्या होते हैं, ऐड होते हैं। देखो ना, मशीन कितने का था, 10 लाख का, लेकिन वो मशीन आपके बुक में कितने का दिख रहा है, 19 लाख का। क्यों? क्योंकि ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर उस असेट की वैल्यू में क्या हो गए, ऐड, और टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 90। कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंस असेट की वैल्यू में ऐड नहीं होता है। एक और सवाल, मैंने एक बाइक परचेस किया, उसमें सेल्फ स्टार्ट का बटन नहीं था, मैंने बाइक यूज़ करना चालू कर दिया, बाइक परचेस किया, यूज़ करना चालू कर दिया, मस्त 6-8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। फिर मुझे लगा उसमें सेल्फ स्टार्ट का बटन लगाना चाहिए, मैंने 5,000 रुपये खर्चा करके सेल्फ स्टार्ट का बटन लगा दिया। बोलो वो कौन सा खर्चा है? क्यों कैपिटल? एफिशिएंसी बढ़ रहा है। पार्ट रिप्लेस करना किसको बोलते हैं? ऑलरेडी पार्ट है फिर निकाल के बदला तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। ये तो था ही नहीं ना, ऑलरेडी बटन ही नहीं था, अब नया लगाया तो क्या हो गया, मॉडिफिकेशन। सो मॉडिफिकेशन की वजह से क्या असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी, परफॉर्मेंस बढ़ा क्या बच्चों? यस, असेट का कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस, इसमें से कोई एक चीज भी अगर इंक्रीज होती है तो क्या रहेगा, कैपिटल। उस बाइक को मैंने सर्विसिंग करवाया मस्त, तो 2,000 रुपये खर्चा करके, अब बाइक मस्त चल रही है मक्खन की तरह, जैसे नई लाई थी वैसे ही चल रही है। सर्विसिंग करवाया 2,000 रुपये खर्चा करके। बोलो सर्विसिंग कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मतलब तुम्हारा बोलना है वो सर्विसिंग का खर्चा बाइक की कॉस्ट में ऐड होगा। फिर ऐसे तो मेरे पास एक 20 साल पुरानी बाइक है, ऐड हो के अब तो बाइक वो 5 लाख रुपए की हो गए रहेंगी। रेवेन्यू एक्सपेंस है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे कैसे, आपने तो बोला सर्विसिंग की वजह से बाइक मक्खन के जैसी चल रही, परफॉर्मेंस बढ़ गया। परफॉर्मेंस बढ़ने का मतलब क्या होता है मालूम है? जैसे ध्यान से सुनना, मैंने जब बाइक लाया था तब वो कितने सीसी की थी, 200 सीसी की। सर्विसिंग के बाद क्या वो 500 सीसी हो गई? मैं बाइक लाया, बाइक चला रहा हूं, परफॉर्मेंस डाउन। सर्विसिंग की वजह से परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल पे आता है, नॉर्मल से ऊपर नहीं जाता है। मतलब सर्विसिंग की वजह से परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होता है। इंप्रूव का मतलब है नए से भी अच्छा, जिस दिन आपने लाया था उससे भी अच्छा, ये हुआ इंप्रूवमेंट। सर्विसिंग की वजह से 200 सीसी का बाइक क्या 2000 सीसी हो जाता है क्या? सर्विसिंग की वजह से 2 व्हीलर क्या 4 व्हीलर हो जाता है क्या? समझ में आए ना? तो इसीलिए सर्विसिंग ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। सो ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस।
पार्ट रिप्लेस करना भी रेवेन्यू एक्सपेंस। बता था कैसे? बाइक चला रहा हूँ, टायर पंक्चर हो गया, खराब हो गया, परफॉर्मेंस डाउन, टायर बदल दिया तो परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल पे आएगा, नॉर्मल से ऊपर नहीं। सो रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। बट अगर नया पार्ट लगाया, अपग्रेडेशन, न्यू पार्ट, पहले नहीं था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। डन। इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे टुमारो। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। आज का आपका होमवर्क क्या है पहले एक बार देख लो। ये लिखना मत, कल हम लोग चार्ट कंप्लीट करेंगे ना तभी लिखेंगे, ठीक है? ये आज मत लिखना भले। आज का बस आपका होमवर्क इतना है कि अब तक जितने भी बेसिक टर्म्स हो गए, जो हमने रूल्स देखा है, बस वो रूल्स घर से पढ़ के आना। डन है ना? समझ में आया जो मैं बता रहा हूँ वो? पक्का? कल इसके ऊपर काफ़ी भरपूर डिस्कशन है, काफ़ी सारे सवाल जवाब खेलेंगे, क्विज खेलेंगे, है ना? तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको रियल लाइफ में भी काम आने वाला है। आज भी ऐसे काफ़ी सारे एरियाज़ है जहाँ पे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो डिसीजन है वो कैसा है, पेंडिंग है, राइट? समझ में नहीं आता है लोगों को कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, इसीलिए उसके ऊपर काफ़ी सारी केसेस है, केस स्टडीज़ है, केस लॉज है ना? देखेंगे हम लोग कुछ केस लॉज। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।